साइड पर एक 3D विजुअल दिख रहा है जहां एक खुली हुई किताब से एक बड़ा पेड़ निकल रहा है। ये वनस्पति विज्ञान या बॉटनी के संपूर्ण विश्लेषण और ज्ञान की गहराई को दर्शा रहा है। अच्छा, किताब से पेड़ का निकलना काफी अच्छा विजुअल है ना? अब देखो, इस स्लाइड की हेडलाइन है पादप जगत का वर्गीकरण। इसमें 4 मुख्य भाग बताए गए हैं। पहला है क्रिप्टोगेमी, क्रिप्टोगैमस। जो बीज रहित होते हैं, यानी इनमें बीज नहीं होते, जैसे फॉर्न। ठीक है। दूसरा है फेनेरोगेमी, फेनोरोगैमी। जो बीज युक्त होते हैं। तीसरा है जाइलम, जाइलम। जिसका काम जल संवहन है। और चौथा है फ्लोएम, फ्लोएम। जिसका काम भोजन संवहन है। मैम, एक डाउट है। हाँ ये जाइलम और फ्लोएम का काम बिल्कुल अलग अलग होता है क्या? हाँ, बिल्कुल। स्लाइड के अनुसार जाइलम सिर्फ जल यानी पानी का संवहन करता है और फ्लोएम सिर्फ भोजन का। दोनों का काम एकदम बटा हुआ है। मैम, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के नजरिए से सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि पादप जगत को बीजों के आधार पर कैसे बांटा गया है। क्रिप्टोगेमी बिना बीज के और फेनेरोगेमी बीज के साथ। ये एग्जाम में सीधे पूछा जाता है। समझ गया। चलो अब अगली स्लाइड पे चलते हैं। जी। इस स्लाइड पर एक तरफ जानवर का पंजा है और दूसरी तरफ एक पत्ती, जो फर्न की पत्ती है, उसका विजुअल है। ये जीव विज्ञान की 2 प्रमुख शाखाओं की नींव को दिखाता है। यानी जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। एकदम सही। यहाँ जंतु विज्ञान यानी ज़ूओलॉजी और वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी की तुलना है। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु हैं। इनकी प्रमुख पुस्तक हिस्टोरिया एनिमिलियम है, जिसमें लगभग 500 प्रकार के जंतुओं का वर्णन है। ओ, 500 जंतु। हाँ, वहीं वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रास्टस हैं। इनकी पुस्तक हिस्टोरिया प्लांटेरम है और इन्होंने भी लगभग 500 प्रकार के पौधों का वर्णन किया है। मैम, थियोफ्रास्टस ने किस पुस्तक में 500 पौधों का वर्णन किया था? देखो, स्लाइड में साफ लिखा है कि उनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिया प्लांटेरम है। मैम, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम में सीधे पूछा जाता है कि वनस्पति विज्ञान के जनक कौन है और उनकी पुस्तक का नाम क्या है। इसलिए थियोफ्रास्टस और हिस्टोरिया प्लांटारम याद रखना बहुत जरूरी है। जी, ये तो रटना पड़ेगा। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी मैम। यहाँ एक विजुअल है जिसमें एक किताब सिस्टेमा नेचुरे से 2 शाखाएं निकल रही हैं। एक तरफ एनिमल किंगडम धुंधला सा दिख रहा है और दूसरी तरफ प्लांट किंगडम स्पष्ट रूप से आगे बढ़ रहा है। मतलब अब हमारा पूरा फोकस प्लांट किंगडम पर है। बिल्कुल। स्लाइड के अनुसार कैरोलस लीनियस ने अपनी किताब सिस्टेमा नेचुरे में सभी जीवधारियों को 2 मुख्य जगतों में विभाजित किया। इसमें पादप जगत को 2 भागों में बांटा गया है। अपुष्पोद्भिद यानी पुष्प और बीज रहित पौधे, और पुष्पोद्भिद यानी पुष्प और बीज युक्त पौधे। मैम, अपुष्पोद्भिद का मतलब क्या? इसमें फूल और बीज दोनों नहीं होते? हाँ, यहाँ स्पष्ट लिखा है कि अपुष्पोद्भिद में पुष्प और बीज दोनों नहीं होते हैं। ये काफी पुराने पौधे हैं विकास के क्रम में। मैम, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के लिए कैरोलस लीनियस की पुस्तक सिस्टेमा नेचुरे का नाम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे अच्छे से याद रखना। जी, सिस्टेमा नेचुरे। अब अगली स्लाइड पर आते हैं। जी। यहाँ 3 अलग अलग तरह के पौधों के चित्र हैं जो अपुष्पोद्भिद के वर्गीकरण को दिखा रहे हैं। थैलोफाइटा का गोल स्ट्रक्चर, ब्रायोफाइटा का पानी और जमीन से जुड़ा स्ट्रक्चर, और टेरिडोफाइटा की फर्न जैसी पत्तियां। अच्छा, तो ये तीनों बिना बीज वाले पौधे हैं? हाँ, इसमें 3 वर्ग हैं। पहला थैलोफाइटा, जो पादप जगत का सबसे बड़ा समूह है। इसमें जड़, तना, पत्ती में विभाजन नहीं होता और संवहन ऊतक अनुपस्थित होता है। मतलब इनका कोई आकार फिक्स नहीं होता? सही कहा। दूसरा ब्रायोफाइटा है, जो वनस्पति जगत का उभयचर है, यानी जल और थल दोनों जगह मिलता है। इसमें अविकसित जड़, तना, पत्ती और झूठी जड़ें होती हैं, जिन्हें राइजोइड्स कहते हैं। इसमें भी संवहन ऊतक नहीं होता। और तीसरा टेरिडोफाइटा है, जो छायादार और नमी वाले स्थानों पर मिलता है। इसमें जड़, तना, पत्ती विकसित होते हैं और संवहन ऊतक उपस्थित होता है। मैम, ये राइजोइड्स क्या होते हैं? स्लाइड के हिसाब से राइजोइड्स ब्रायोफाइटा में पाए जाने वाली झूठी जड़ें होती हैं। मतलब ये असली जड़ों की तरह पूरी तरह विकसित नहीं होती। मैम, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम में ये सवाल आता है कि संवहन ऊतक सबसे पहले किस में उपस्थित होता है। इसका सही जवाब टेरिडोफाइटा होगा। इसे नोट कर लो। कर लिया। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी मैम। इस स्लाइड पर 4 अलग अलग रंगों के बॉक्स में शैवाल के विजुअल हैं। हरे, लाल,
भूरे और नीले हरे शैवाल। शैवाल मतलब वही काई जो पानी पर जम जाती है? हाँ, वही। यहाँ थैलोफाइटा के अंदर शैवाल की बात हो रही है। इसके अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। ये स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक होते हैं क्योंकि इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है। अच्छा। इनकी कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी होती है और ये जो रंग है ना, वो पिगमेंट्स की वजह से हैं। हरे शैवाल में क्लोरोफिल, लाल शैवाल में फाइकोएरिथ्रिन, भूरे में फ्यूकोजैंथीन और नीले हरे शैवाल में फाइकोसाइनिन होता है। मैम, क्या ये अपना भोजन खुद बनाते हैं? हाँ, क्योंकि स्लाइड में लिखा है कि इनमें क्लोरोफिल मौजूद होता है, जिससे ये स्वपोषी होते हैं। मैम, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? इस स्लाइड का विशेष तथ्य ही एग्जाम अलर्ट है। क्लोरेला नाम का शैवाल अंतरिक्ष यात्रियों का सुपर फूड है क्योंकि इसमें अधिकतम प्रोटीन होता है। ये एग्जाम में जरूर पूछा जाता है। ओह, स्पेस में काई खाते हैं? काफी अजीब है। विज्ञान ऐसा ही है। चलो अगली स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। जी। देखो, इस स्लाइड पर एक तरफ मशरूम है और नीचे दो पजल के टुकड़े आपस में जुड़ रहे हैं। एक टुकड़ा कवक का है और दूसरा शैवाल का, जो मिलकर लाइकेन बना रहे हैं। पजल के टुकड़े बकीले दोनों मिलकर काम करते हैं। एकदम सही। यहाँ थैलोफाइटा के कवक और लाइकेन का वर्णन है। कवक के अध्ययन को माइकोलॉजी कहते हैं। इनकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है और भोजन ग्लाइकोजन के रूप में संचित होता है। ठीक है। जब कवक, जो जल, खनिज, विटामिन देता है, और शैवाल, जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाता है, मिलते हैं तो लाइकेन बनता है। इसे हेलोटिज्म कहते हैं। लाइकेन वायु प्रदूषण के प्रमुख संकेतक हैं। मैम, कवक अपना भोजन किस रूप में स्टोर करते हैं? स्लाइड के अनुसार कवक अपना भोजन संचय ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं। मैम, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के लिए लाइकेन के उपयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। यह वायु प्रदूषण का संकेतक है और इसका उपयोग लिटमस पेपर तथा मिर्गी की दवा बनाने में किया जाता है। मिर्गी की दवा भी? ये तो बहुत काम की चीज है। बिल्कुल। अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी मैम। यहाँ एक तराजू का विजुअल है जिस पर एक तरफ मॉस रखा है और दूसरी तरफ पानी की बहुत सारी बूंदें, जो इसकी पानी सोखने की भारी क्षमता को दिखा रहा है। अच्छा, ये ब्रायोफाइटा वाली कैटेगरी है ना? हाँ, इस स्लाइड में ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा के प्रमुख तथ्य हैं। ब्रायोफाइटा को पादप जगत का उभयचर कहते हैं। इसके प्रमुख उदाहरण मॉस और लिवरवर्ट हैं। इसमें स्फैग्नम मॉस की खासियत है कि ये अपने भार से 18 गुना अधिक पानी सोख सकता है। 18 गुना? हाँ, इसलिए इसका उपयोग पौधों को ट्रांसपोर्ट करने और एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। और दूसरी तरफ टेरिडोफाइटा पहले पौधे हैं जिनमें पूर्ण जड़, तना, पत्ती और संवहन ऊतक पाए जाते हैं, जैसे फर्न, एजोला, मार्सिलिया। मैम, पौधों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए किसका उपयोग होता है? इसके लिए स्फैग्नम मॉस का उपयोग होता है क्योंकि ये बहुत पानी सोखता है, जिससे पौधे सूखते नहीं हैं। मैम, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? हाँ, एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है। याद रखना, ये ब्रायोफाइटा है। जी, याद रखूंगा। चलो अब संवहन तंत्र वाली अगली स्लाइड देखते हैं। जी। देखो, इस स्लाइड पर एक तने का 3D क्रॉस सेक्शन है जिसमें नीले तीर पानी को सिर्फ ऊपर की तरफ जाते हुए दिखा रहे हैं और सुनहरे तीर भोजन को ऊपर नीचे दोनों तरफ ले जाते हुए दिखा रहे हैं। ये तो वही जाइलम और फ्लोएम वाला कॉन्सेप्ट लग रहा है। बिल्कुल वही है। यहाँ पौधों के ट्रांसपोर्ट नेटवर्क को समझाया गया है। जाइलम ऊतक जड़ों से जल और खनिज लवणों को पत्तियों तक पहुंचाता है और इसकी दिशा केवल ऊपर की ओर यानी एक दिशीय यूनिडायरेक्शनल होती है। और फ्लोएम का काम भोजन पहुंचाना है? हाँ, दूसरी तरफ फ्लोएम ऊतक पत्तियों में तैयार भोजन को पौधे के सभी भागों तक पहुंचाता है और इसकी दिशा ऊपर और नीचे दोनों ओर यानी बहुदिशीय मल्टी डायरेक्शनल होती है। तो मैम, फ्लोएम की दिशा क्या होती है? स्लाइड में साफ बताया गया है कि फ्लोएम की दिशा ऊपर और नीचे दोनों ओर यानी बहुदिशीय होती है। मैम, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के लिए इनकी दिशाएं बहुत इंपॉर्टेंट है। जाइलम हमेशा एक दिशीय है और फ्लोएम बहुदिशीय है। ये एग्जाम में फंसाने के लिए पूछा जा सकता है। हाँ, इसमें कंफ्यूजन हो सकता है। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी मैम। इस स्लाइड पर एक देवदार या पाइन का बड़ा पेड़ है
और एक चीड़ के शंकु यानी कोन का जूम इन विजुअल है जिसमें नग्न बीज नेकेड सीड्स दिखाई दे रहे हैं। नग्न बीज मतलब बीजों पर कोई कवर नहीं है? हाँ, ये पुष्पोद्भिद में अनावृत बीजी या नग्न बीजी जिम्नोस्पर्म की स्लाइड है। ये पूर्ण विकसित पौधे हैं जिनमें फूल, फल और बीज होते हैं। नग्न बीज का मतलब है कि बीजों के ऊपर कोई आवरण या कवच नहीं होता। अच्छा। ये मरुद्भिद होते हैं, यानी कम पानी में जीवित रहने वाले। सबसे ऊंचा पौधा सेकोया है 120 मीटर और सबसे छोटा जामिया पिग्मिया है। आर्थिक महत्व में साइकस से भोजन यानी साबूदाना, पाइन से तारपीन का तेल और मजबूत लकड़ियां मिलती हैं। मैम, इन पौधों को मरुद्भिद या जीरोफाइटिक क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ लिखा है कि ये पौधे कम पानी में भी जीवित रह सकते हैं। मैम, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम में इसका आर्थिक महत्व बहुत आता है, खासकर साबूदाना किस पौधे से प्राप्त होता है। तो याद रखना, यह साइकस से मिलता है जो एक जिम्नोस्पर्म है। तो व्रत वाला साबूदाना साइकस से मिलता है, ये तो नई बात पता चली। चलो अब अगली स्लाइड देखते हैं। जी। यहाँ बीज से कटा हुआ एक पपीता है जिसके अंदर बहुत सारे बीज सुरक्षित हैं। साथ ही एक बीजपत्री जैसे मक्के का दाना और द्विबीजपत्री जैसे बीन के छोटे चित्र हैं। पपीते के बीज तो अंदर होते हैं, जिम्नोस्पर्म की तरह बाहर नहीं। बिल्कुल, ये पुष्पोद्भिद में आवृत बीजी एंजियोस्पर्म की स्लाइड है। इस समूह के पौधों में बीज हमेशा फलों के अंदर होते हैं और ये सर्वाधिक विकसित पौधे हैं। इन्हें बीजपत्र के आधार पर बांटा गया है। बीजपत्र क्या होता है? बीजपत्र बीज को अंकुरण के समय पोषण देने वाला भाग है। पहला है एक बीजपत्री, जिनके बीज में केवल एक बीजपत्र होता है। दूसरा है द्विबीजपत्री, जिनके बीज में दो बीजपत्र यानी दो हिस्से होते हैं। मैम, ये बीजपत्र का मुख्य काम क्या है? स्लाइड में बताया गया है कि बीजपत्र बीज को अंकुरण के समय पोषण देने का काम करता है। मैम, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम में ये प्रश्न आता है कि पादप जगत के सर्वाधिक विकसित पौधे कौन से हैं, तो जवाब होगा आवृत बीजी एंजियोस्पर्म। ठीक है, एंजियोस्पर्म। अब अगली स्लाइड पर आते हैं। जी मैम। इस स्लाइड में एक टेबल बनी है जिसमें एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री के बीच अंतर को जड़ों, पत्तियों और फूलों के विजुअल्स के साथ बहुत अच्छे से समझाया गया है। हाँ, टेबल में काफी अंतर दिख रहे हैं। यहाँ महत्वपूर्ण अंतर बताए गए हैं। एक बीजपत्री मोनोकॉट में तंतुमय या रेशेदार जड़, बिखरे हुए संवहन ऊतक, नुकीली और समानांतर शिराओं वाली पत्तियां होती हैं और फूल की पंखुड़ियां 3 के गुणज में होती हैं। इसके उदाहरण हैं गेहूं, मक्का, चावल, बांस, गन्ना, प्याज। प्याज भी? अच्छा। हाँ। वहीं द्विबीजपत्री डाइकोट में मूसला जड़ें, टैप रूट्स, रिंग के आकार में संवहन ऊतक, चौड़ी और जालीदार पत्तियां होती हैं और पंखुड़ियां 4 या 5 के गुणज में होती हैं। इसके उदाहरण हैं सरसों, सूरजमुखी, सेब, नींबू। मैम, अगर पत्ती नुकीली और समानांतर शिरा वाली हो तो वो कौन सा पौधा होगा? स्लाइड के लक्षणों के अनुसार नुकीली और समानांतर शिराओं वाली पत्ती एक बीजपत्री मोनोकोट में होती है। मैम, इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम में अक्सर उदाहरण देके पूछा जाता है कि ये कौन सा वर्ग है। बांस और प्याज, जो कि एक बीजपत्री हैं, वो एग्जाम के लिए सबसे फेवरेट उदाहरण है। बांस और प्याज दोनों मोनोकॉट हैं, याद रहेगा। चलो अगली स्लाइड देखते हैं। जी। यहाँ 6 अलग-अलग बॉक्स में विजुअल्स हैं। रॉकेट, बीकर, कैप्सूल, साबूदाने का बाउल, एक सुस्त भालू यानी स्लॉथ और एक बहुत ऊंचा पेड़। ये तो सारे अजीबोगरीब फैक्ट्स का कलेक्शन लग रहा है। हाँ, ये महत्वपूर्ण परीक्षा बिंदु वाली स्लाइड है। पहला पॉइंट है क्लोरेला। ये सर्वाधिक प्रोटीन युक्त शैवाल है जो अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन है। दूसरा है लिटमस पेपर। ये रोसेला नामक लाइकेन से प्राप्त होता है और अम्ल क्षार का सूचक है। तीसरा है मिर्गी की दवा, जो परमेलिया नामक लाइकेन से निर्मित होती है। और चौथा साबूदाना होगा? हाँ, चौथा साबूदाना, जो साइकस के तनों से प्राप्त होता है। पांचवा है स्लॉथ भालू। इसके शरीर पर शैवाल उगाती है क्योंकि ये आलसी होता है। और छठा है सबसे बड़ा जिम्नोस्पर्म सेकोया, जिसे रेडवुड ट्री भी कहते हैं। ये 120 मीटर ऊंचा है। मैम, मिर्गी की दवा किस लाइकेन से बनती है? ये परमेलिया नामक लाइकेन से निर्मित होती है।
मैम इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? ये पूरी स्लाइड ही एग्जाम अलर्ट है। पर सबसे ज्यादा लिटमस पेपर जो रोसेला लाइकेन से बनता है और मिर्गी की दवा जो परमेलिया से बनती है, एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। जी। अब अगली स्लाइड पर चलते हैं। जी मैम। इस स्लाइड पर एक पूरा फ्लो चार्ट बना है जो अभी तक हमने जो भी पढ़ा है उसका एक बड़ा चित्र या हायरार्की दिखा रहा है। ये रिवीजन के लिए काफी बढ़िया है। बिल्कुल। ये पादप जगत संपूर्ण सारांश है। पादप जगत 2 भागों में है, अपुष्पोद्भिद और पुष्पोद्भिद। अपुष्पोद्भिद के 3 भाग हैं, थैलोफाइटा जिसमें शैवाल, कवक, लाइकेन आते हैं, ब्रायोफाइटा जिसमें मॉस आता है और टेरिडोफाइटा जिसमें फर्न आता है। और पुष्पोद्भिद? पुष्पोद्भिद के 2 भाग हैं, अनावृत बीजी जिसमें चीड़, साइकस आते हैं और आवृत बीजी यानी एंजियोस्पर्म। आवृत बीजी के आगे 2 भाग हैं, एक बीजपत्री जैसे गेहूं, चावल और द्विबीजपत्री जैसे सरसों, सेब। मैम क्या मॉस और फर्न एक ही समूह में आते हैं? नहीं, फ्लोचार्ट में साफ है कि मॉस ब्रायोफाइटा में आता है और फर्न टेरिडोफाइटा में। हालांकि ये दोनों ही अपुष्पोद्भिद क्रिप्टोगेमस के अंतर्गत हैं। मैम इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम में इस फ्लोचार्ट का क्रम बहुत काम आता है। कौन सा पौधा किस वर्ग का हिस्सा है ये इस चार्ट से एकदम क्लियर हो जाएगा। जी, ये चार्ट तो पूरा याद करना पड़ेगा। चलो अब आखिरी स्लाइड देखते हैं। जी। यहाँ अपनी तैयारी परखें लिखा है। इसमें 4 प्रश्न हैं और हर एक के सामने हरे रंग का सही यानी टिक का निशान और विजुअल के साथ उत्तर दिया गया है। तो ये एक छोटा सा टेस्ट है? हाँ, यहाँ 4 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। पहला प्रश्न, पादप जगत का उभयचर किसे कहा जाता है? इसका उत्तर है ब्रायोफाइटा। दूसरा प्रश्न, पौधों में भोजन के परिवहन का कार्य कौन करता है? उत्तर है फ्लोएम। और तीसरा प्रश्न, वायु प्रदूषण का सबसे अच्छा प्राकृतिक संकेतक क्या है? उत्तर है लाइकेन। और चौथा प्रश्न, लहसुन और प्याज किस वर्ग के उदाहरण है? उत्तर है एक बीजपत्री। मैम लहसुन और प्याज सच में एक बीजपत्री के उदाहरण हैं? हाँ बिल्कुल, स्लाइड में स्पष्ट उत्तर दिया गया है कि लहसुन और प्याज एक बीजपत्री हैं। मैम इस रेड एग्जाम अलर्ट बॉक्स में क्या इंपॉर्टेंट है? यहाँ दिए गए 4 प्रश्न ही एग्जाम अलर्ट है, क्योंकि ये सारे प्रश्न परीक्षाओं में सीधे सीधे पूछे जाते हैं। इन्हें अच्छे से याद कर लेना। जी मैम, मैं कर लूंगा। तो ये था पीडीएफ का पूरा एनालिसिस। अब अंत में बस एक बात कहना चाहूंगी, अगली बार जब आप अपने आसपास किसी पौधे